हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स क्लास में। आज मैं आप लोगों का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या है? गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। हमें पढ़ना है इसमें गॉस थ्योरम के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमें कुछ टॉपिक्स जानने हैं और पहला टॉपिक हम समझेंगे कौन सा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, और जैसे ही नाम सुना दिमाग खिसक गया कि सर एरिया एरिया आपने क्लास 11th में बताया था स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर टर्म कैसे ऐड हुआ। यस माय स्टूडेंट्स, एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर हम बात करें इस बोर्ड की और बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? उसका स्केलर क्वांटिटी होगी। बट अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जैसे ये हमारा पाम है और पाम का अगर हम एरिया की बात करें तो केवल एरिया का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरिया का मेजरमेंट। बट अगर इसका अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द पाम यानी नॉर्मल टू द पाम जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया कहा जाएगा तो एरिया का मतलब केवल क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी केवल उसके मैग्नीट्यूड से रिलेशन होगा। अगर कह रहा है कि एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर पजेस्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना, और उस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द सरफेस। तो सिंपल सा बेटा लिख लेंगे एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर possessed magnitude as well as direction, both magnitude is its measurement of area and डायरेक्शन कैसी होगी बेटा? एंड डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये कोई प्लेन है तो इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होगी ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसके ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, क्या ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं? एन कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा एन कैप। एन कैप की बेटा ने क्लास 11th में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, जब हम टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे तो हमने ए क्रॉस बी बराबर लिखवाया था ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, वहां एन कैप की डायरेक्शन हमने बताया था कि एन कैप क्या शो करता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। तो एन कैप किसको शो करेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर को शो करेगा। तो यहां से वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन कैप। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एरिया वेक्टर मींस a surface possesses magnitude as well as direction, and direction will be perpendicular to the plane of surface। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट अब हम समझेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक है, सॉलिड एंगल बेटा क्लास 11th में ही हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा? सिंपल सा
कंपास से जो भी हम किसी पॉइंट पर एक आर्क के थ्रू जो भी एंगल सब्टेंड करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, 60 डिग्री हम बना लेते हैं, 30 डिग्री, तो वो हो जाता है हमारा प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। यानी ये 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, ठीक है ना। इसको हम पेपर पर बना सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट होती थी बेटा रेडियन। याद है नहीं? हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ाया था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बट जो सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में बनता है, ठीक है ना। सपोज दैट आप वाटरमेलन लेने जाते हैं, उसमें आप चेक करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको कट करके देखते हैं, ठीक है, कि पका है कि नहीं। यानी कहने का मतलब एक सरफेस सेंटर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी इस टाइप से कुछ एंगल बनता है, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यही क्या है, सॉलिड एंगल होता है। कहने का मतलब किसी सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है, किसी एरिया एलिमेंट के थ्रू किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सेंटर पर जो भी एंगल सब्टेंड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। याद रखना। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, हम इसको कंपास या प्रोटेक्टर से बनाते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, और ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज लिख लेंगे। क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज है कि हमने कहा सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के एरिया एलिमेंट के द्वारा उसके सेंटर पर जो भी एंगल बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। यही सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एलिमेंट at the center of the solid object is called solid angle. Solid angle. It is denoted by ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा। सिंस बेटा जो एरिया होती है, सरफेस एरिया सॉलिड ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और इन्हीं का जो रिफ्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डी ओमेगा क्यों लिखा? आप कह रहे हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं, डी ओमेगा क्यों लिखा? रीजन है बेटा, फुल सरफेस का तो ओमेगा होगा, लेकिन छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ओमेगा ना लिख करके डी ओमेगा लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर तो प्लेन ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेन हो, एक ऐसा प्लेन हो जिसमें जो डीए हो वो हल्का सा सब्सटेंड हो, यानी इस तरह ना हो करके, ये तो तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन हो गई एन कैप की। अगर ये सरफेस कुछ तिरछा है, ये वाला, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में इसका नॉर्मल, इसका ओरिजिनल नॉर्मल तो एन कैप है, लेकिन ये जो है कंडीशन वो हल्का सा झुका हुआ है थीटा एंगल पर, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो थीटा पर होगा, और ये होगा हमारा वेक्टर ए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एन कैप वेक्टर ए, ठीक है। इसकी डिस्टेंस आर और ये डी ए है, ठीक है। तो इस कंडीशन में डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ थीटा बी द एंगल
between n cap and vector A, then solid angle reduces to d omega is equal to dA cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा d cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। ये सारी चीजें नोट कर लेना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा, कोई ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी पूरे ऑब्जेक्ट के द्वारा इसके सेंटर पर एंगल जो सॉलिड एंगल सब्टेंड होगा वो कितना होगा? 4 पाई होगा। तो स्टार बना के लिख लेना, द एंगल सॉलिड एंगल सब्टेंड बाई होल सरफेस कितना होता है? 4 पाई होता है। क्यों होता है? रीजन ये है कि ओमेगा बराबर हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर, और a का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 पाई। तो ये इसीलिए क्या होता है? 4 पाई होता है। तो याद रखना, सॉलिड एंगल सब्टेंड बाई an object is equal to the, शायद कट गया है, हम ऊपर बता दे रहे हैं आप लोगों को, सॉलिड एंगल सब्टेंड बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 पाई। ओमेगा बराबर होता है a अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो कंप्लीट सरफेस के थ्रू सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? 4 पाई होगा। ये याद रखना, हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? अगर कोई चार्ज है, सपोज दैट कोई चार्ज होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? निकल रही होंगी। अब हम एक सर्टेन सरफेस मान लेते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, और इस सर्टेन फील्ड एरिया से क्या हो रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, और उनका जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा हम करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करते हैं। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? मेजरमेंट देता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? मेजरमेंट देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासेस थ्रू द सर्टेन एरिया हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल से हम ये लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स the measurement of electric field lines passes through a certain area held in इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज
फाई ई से डिनोट करते हैं। तो ई और डीए का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो यहां फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही हैं ए सरफेस से, ठीक है। टाइप से ये आपका ए हो जाएगा और यहां परपेंडिकुलर नॉर्मल पास हो रही है, बट एक ऐसा सरफेस हो जहां पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा हो, ये फील्ड लाइंस इस टाइप से, ठीक है। अब यहां पर ये एक एरिया वेक्टर कंसीडर करें तो एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो यहाँ अगर एंगल थीटा है तो फाई ई का फॉर्मूला होता है, छोटे से एरिया की बात करें तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। ई डॉट डी एस भी लिखते हैं, सरफेस को हम ए डी ए या डी एस से लिख सकते हैं, या इसको हम डी फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और फाई ई इज इक्वल टू एक अदर फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्म में, इसको इस तरह लिख सकते हैं ई डी ए, ई डॉट डी ए इस तरह भी लिखते हैं, और फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं इसके। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो न्यूटन पर कूलम और इनटू में मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, न्यूटन का होता है mL/2, Q का 80, और इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा mL3 A इनवर्स, ये हो जाएगी डायमेंशन। कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। आपको ये क्लास कैसे लगी आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के। थैंक यू ऑल।